अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे हम फैटी एसिड से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है, अब हम फैटी एसिड से एनर्जी कब डिराइव करते हैं? जब हमारे पास या तो ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम हो या हमारे पास कोई स्ट्रेस कंडीशंस हो, तब हम फैटी एसिड को एज ए एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। वरना जो मेन प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब सबसे पहले हम बीटा ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ेंगे कि भाई फैटी एसिड हमारे पास क्या आता है? टैग के साथ, ग्लाइसरोल के साथ ये लगा हुआ था, मतलब उसी के साथ था, ये कंबाइन हुआ था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें टैग से ग्लाइसरोल को और फैटी एसिड को, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? टैग से इन दोनों को सेपरेट करना होगा, तभी हम फैटी एसिड को यूटिलाइज कर सकेंगे अपनी बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। ठीक है, लाइपोलाइसिस। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइपोलाइसिस, अब होता क्या है कि सबसे पहले टैग जो होता है हम उसको तोड़ते हैं इनटू टैग। ठीक है, डायसैलग्लाइसरोल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेसिस। अब जबकि लाइपोलाइसिस प्रोसेस का नाम है तो एंजाइम लाइपेसिस है। ठीक है, ये फिर कन्वर्ट होगा मैग में। मैग क्या है हमारे पास? मोनोएसाइल ग्लाइसरोल विच विल देन ब्रेक इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। अब यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा ना, वो होगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेसिस। अब भाई ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेसिस है, ये कहाँ से आता है हमारे पास? अब देखो, जैसे ही एपिनेफ्रिन बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ये क्या करेगा? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, यहाँ ये एक्टिवेट करेगा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स को। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन क्या करेगा? वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। फिर एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा? वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा इनटू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये जो साइक्लिक एएमपी है, ये क्या करेगा? ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा प्रोटीन काइनेज ए की। ठीक है, ये जो साइक्लिक एएमपी, ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा प्रोटीन काइनेज ए की। फिर प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा? ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। पहले ये जब ये डीफॉस्फोराइल फॉर्म में होता है, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होती तब ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, फिर ये जो प्रोटीन काइनेज ए जो होता है, ये इसको एक्टिव कराता है इसकी फॉस्फोराइलेशन करके। फिर ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेसिस होता है, ये क्या करता है? ये हमारे पास यहाँ पर डैग के साथ रिएक्ट करके इस डैग को कन्वर्ट करता है मैग में, और फिर मैग इन दोनों में टूट जाता है। ठीक है, जो मैग था वो कन्वर्ट हो गया, टूट गया था फैटी एसिड में और फ्री फैटी एसिड में, सॉरी, और ग्लाइसरोल में। ठीक है, अब ये जो ग्लाइसरोल हमारे पास होगा, ये क्या करेगा? ये हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ में ही इसके साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ है वहाँ पे ग्लाइसरोल काइनेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम भेज देते हैं लिवर में। ठीक है, ब्लड के थ्रू ये चला जाता है लिवर में। लिवर में ये क्या करता है? इसके दो फेट होते हैं, या तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब किसी नए सोर्स से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये क्या होगा कि इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी ग्लूकोज सी फॉस्फेट, और फिर ये यूटिलाइज होगा टैग सिंथेसिस में। किसमें यूटिलाइज होगा? टैग सिंथेसिस में। ओके, अब हमारे पास फ्री फैटी एसिड का क्या होगा? फ्री फैटी एसिड हमारे पास क्या करेगा? ये ब्लड में एंटर होगा और ब्लड एल्बुमिन के साथ प्लाज्मा में एंटर होगा, और प्लाज्मा में ये प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये जो ब्लड होगा फिर ये इसको ले जाएगा मसल्स में। ठीक है, मसल्स में ले जाएगा। देखो, हमारे पास फैटी एसिड जो होता है वो प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ कंबाइन करता है और मसल के साइटोसोल में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब मसल के साइटोसोल में फैटी एसिड के साथ क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड होता है हमारे पास मसल के साइटोसोल में, ये इसको पहले हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं कि भाई इसमें इसके साथ इसका कोई ग्रुप ऐड कराएंगे हम, कोई को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? सिंथेटेज, फैटी एसाइल कोएज सिंथेटेज, और ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा कि ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोए है, एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोए, ये आ जाएगा हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास फैटी एसाइल कोए है, अब इसको देखो, बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास मेनली होता कहाँ पे है? बीटा ऑक्सीडेशन मेनली हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है ना, वहाँ पर होता है। अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा इस इनर वाली मेम्ब्रेन को। अब मसला क्या आता है कि इसका कोई ग्रुप जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, बट
एसाइल वाला ग्रुप कर सकता है। अब ये दोनों अलग अलग तो नहीं है ना, हमें क्या करना पड़ता है कि अब इसको अंदर लेकर जाने के लिए हमारे पास एक शटल यहाँ पे काम करता है जिसको हम कहते हैं कार्नाटाइन शटल। अच्छा भाई, कार्नाटाइन शटल में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये जो फैटी एसाइल CoA है ये रिएक्ट करता है कार्नाटाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, द प्रेजेंस ऑफ कार्नाटाइल पाल्मिटायोल ट्रांसफरेज 1। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है कि ये इस CoA को निकालता है और इस कार्नाटाइन को इसके साथ लगा देता है, तो ये बन क्या जाता है, फैटी एसाइल कार्नाटाइन। ठीक है, अब ये जो है ये अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। अब ये इसको क्रॉस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, ट्रांसलोकेज। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम ट्रांसलोकेज यूज होगा। अब जैसे ही हमारे पास फैटी एसाइल कार्नाटाइन जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया, अब इसके साथ क्या होगा, अब ये क्या करता है, इसका ये जो कार्नाटाइन होता है ये निकल जाता है और CoA यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होगा, वो होगा बाय CPT2। अब CPT2 क्या करता है, यहाँ पे तो CPT1 ने CoA को निकाला, कार्नाटाइन को ऐड कराया। ठीक है, बट यहाँ पे CPT2 क्या करेगा, ये CoA को ऐड कराएगा क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन के लिए मेनली हमारे पास एसिटाइल CoA रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये ऐड होगा एसाइल CoA, सॉरी ये ऐड होगा और कार्नाटाइन निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बना क्या, फैटी एसाइल CoA। यहाँ पर बात खत्म होती है कार्नाटाइन शटल की। ठीक है, अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो कार्नाटाइन है इसके सोर्सेज क्या क्या है। कार्नाटाइन मेनली हमारे पास बनता है लाइसिन और मिथ्यूनिन, इन दोनों के थ्रू हमारे पास कार्नाटाइन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इन द किडनी एंड लिवर। ठीक है, कार्डियक और स्केलेटल मसल में ये सिंथेसाइज नहीं होता बट जो हमारे पास बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट का जो कार्नाटाइन है वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स में ही पाया जाता है और वो आता कहाँ से, वो इनसे यहाँ पे बनता है और यहाँ से फिर वो स्केलेटल मसल में आ जाता है। अराउंड 97% ऑफ कार्नाटाइन, पूरी बॉडी का जो कार्नाटाइन है वो हमारे पास कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, अच्छा भाई, अभी तक तो हम जो बातें कर रहे थे वो तो अ टाइप ऑफ यू कैन से कि कुछ प्रिपरेटरी स्टेजेस थी मेन बीटा ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब कुछ मैं पॉइंट बताती हूँ मेन बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कि भाई वो ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन मेनली हमारे पास 4 स्टेप्स में होता है। कौन से 4 स्टेप्स हैं, ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रेशन एंड देन ऑक्सीडेशन एंड देन क्लीवेज। ठीक है, अच्छा अब देखो जो ऑक्सीडेशन है उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा FADH2। ठीक है, हाइड्रेशन के नतीजे में हमारे पास बनेगा, कुछ भी नहीं बनता। फिर जो नेक्स्ट जो दूसरा ऑक्सीडेशन है उसके नतीजे में हमारे पास NADPH2 बनता है और फिर क्लीवेज में हमारे पास बनता है एसिटाइल CoA। ठीक है, यहाँ पे सॉरी DPH2 बनता है, NADH2 बनता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड द इवन चेन फैटी एसिड जो है उनकी बात हम करते हैं। तो उनकी बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, हमने क्या कहा 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये रहे 4 स्टेप। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो फैटी एसिड है, जो फैटी एसाइल CoA हमारे पास बना था, उसके सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी हमारे पास कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेशन, हम पहले बता चुकी हूँ मैं कि एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होगा और जो सबस्ट्रेट होगा उसी के हिसाब से हम उसका नाम देते हैं, तो एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो FADH2 यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो ही ऑक्सीडेशन होगी। तो हमारे पास जो कार्बन 2 और कार्बन 3 है और वी कैन से जो अल्फा और जो बीटा कार्बन है, रीजन क्या है, ये है कार्बन 1, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच कार्बन होता है वो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है और जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है वो हमारे पास बीटा कार्बन होता है। ओके, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है और वो एक एक हमारे पास FAD के साथ लग के वो FADH2 बना देते हैं और ये निकल जाता है और बन जाता है यहाँ पे ट्रांस टू इनॉइल CoA। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के
सॉरी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो, ये क्या है HOH, तो हमारे पास OH जो है हमारे पास बीटा कार्बन पे लग जाएगा और जो H है वो हमारे पास अल्फा कार्बन पे लग जाएगा। तो इनका जो डबल बॉन्ड है वो खुद ब खुद टूट जाएगा, इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो OH यहाँ पे लग गया और हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। अब हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये जो प्रोसेस है हमारे पास एंजाइम हाइड्रेटेज, क्योंकि हाइड्रेशन हो रही है तो हाइड्रेटेज एंजाइम हुआ, और सबस्ट्रेट के हिसाब से 2,3 इनॉयल को है, क्योंकि 2,3 हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि 2 और 3 इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड लग रहा है, तो 2,3 इनॉयल को है हाइड्रेटेज। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बना क्या है 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल को है, हाइड्रोक्सिल हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 3 पे लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल को है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हमारे पास फिर से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि अब ऑक्सीडेशन नहीं इनके दरमियान होगी, अब होगा कि ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन दे देगा और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी अपना हाइड्रोजन दे देगा। अब होगा कि इन दोनों की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगी, देखिए डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो अब ऑब्वियसली ये जो टूटेगा दूसरे फैटी एसिड में, तो अब हम इसकी बात करेंगे क्लीवेज। क्लीवेज क्या होगी, क्लीवेज में हम ये जो नया कार्बोनाइल ग्रुप बना है ना इसी को हम हटा देंगे और बाकी को रहने देंगे, ठीक है। तो रह गए इसके इस साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 कार्बन रह गए और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास पूरा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये पूरा हट जाएगा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 कार्बन का फ्रेगमेंट आ गया हमारे पास, ये जो 2 कार्बन का ऑब्वियसली 2 कार्बन का फ्रेगमेंट है तो ये एसिटाइल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि क्लीवेज हो रही है, तो क्लीवेज के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको हम थायोलेज कहते हैं, तो ये 3 कीटो एसाइल कोए थायोलेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन की। अब हमें पता है कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें जो सबसे पहला जो डबल बॉन्ड लगता है वो कार्बन 9 और 10 के दरमियान लगता है, ठीक है। यह कार्बन 9, तो इनका जो सबसे पहला डबल बॉन्ड होता है वो इनके पास यहाँ पे ही होता है। अब हमारे पास क्या होगा, वही जो बीटा ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन वो होगा, और एज ए रिजल्ट कार्बन 2 और कार्बन 3 इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड लग जाएगा। बट हमें पता है कि हमारे पास ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होता है, ये होता है हमारे पास सिस स्टेट में। किस स्टेट में होता है ये सिस। बट हमारे पास हाइड्रेशन में जो एंजाइम हाइड्रेटेज यूज हो रहा था वो हमारे पास ट्रांस स्टेट पर एक्ट करता है, सिस पर एक्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर ये सिस पे एक्ट नहीं कर रहा और ये ट्रांस पे एक्ट कर रहा तो अब हम क्या करिए, तो भाई सिस पे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी करवाते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा कि भाई इसको आइसोमेराइज करके हम इसको क्या कर देते हैं, इसको आइसोमेराइज इसकी स्टेट चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्रांस स्टेट, ठीक है। ये सिस से ट्रांस में चेंज हो जाता है आइसोमेरेज एंजाइम। यहाँ पर एक एडिशनल एंजाइम यूज होता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं, 4 नहीं होते 5 होते हैं। और जो ऑक्सीडेशन के बाद इसमें क्या होगा कि भाई ऑक्सीडेशन हुई, आइसोमेरेज एंजाइम फिर यूज़ हुआ, आइसोमेराइजेशन हुई, उसके बाद फिर हमारे पास हाइड्रेशन होगी, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस से ट्रांस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब ये ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, अब इसमें हाइड्रेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ हो रहा था हाइड्रेटेज, अब वो एक्ट करेगा। फिर क्या होगा कि भाई यहाँ पे वही OH ग्रुप लगेगा, फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और हर एक स्टेप में वही होगा कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास FADH2 बनेगा, और फिर हाइड्रेशन में हमारे पास कुछ भी नहीं बनेगा, आइसोमेरेज में भी कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हमारे पास होगी इसकी ऑक्सीडेशन फिर से होगी, जिसमें हमारे पास NADH2 बनेगा, और फिर हमारे पास इसकी क्लीवेज होगी, जिसमें हमारे पास एक तो फैटी एसिटाइल कोए बन जाएगा और एक हमारे पास एसिटाइल को A आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑड चेन फैटी एसिड्स की। ऑड चेन में क्या होता है कि जब एंड में, सबसे एंड में हमारे पास उसके क्या होगा ऑड चेन फैटी एसिड के, देखो सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन में एक बात याद रखें कि जैसे जैसे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती जाती है तो 2 फ्रैगमेंट एसिटाइल कोए के निकलते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इवन चेन था उसमें क्या था, एंड में 2 एसिटाइल ग्रुप रह जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, एंड में हमारे पास 4 रह जाएंगे, ठीक है, इवन में, तो वो 2 एक एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा भी एसिटाइल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमारे पास जो ऑड चेन होते हैं, ऑड चेन मतलब क्या है कि 17 हो गया नंबर, 13 हो गया इन नंबर, तो इसमें क्या होता है एंड में, बिल्कुल एंड में हमारे पास क्या होता है 3 कार्बन का फैटी एसिड रह जाता है, ठीक है। जब 3 कार्बन का फैटी एसिड रह गया, अब ये एसिटाइल कोई या इसकी क्लीवेज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्लीवेज का जो
स्टेप है वो नहीं होता। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोपियोनाइल कोए। जो 3 कार्बन का हमारे पास फैटी एसिड रह जाता है इसको हम कहते हैं प्रोपियोनाइल कोए। अब इस प्रोपियोनाइल कोए के साथ क्या होता है भाई, ये जो प्रोपियोनाइल कोए हमारे पास होता है इसके हम पहले करते हैं कार्बोक्सिलेशन करते हुए प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ ABC। मैं पहले ही बता चुकी थी कि कार्बोक्सिलेशन हमारे पास इन 3 के प्रेजेंस में होता है, ATP, B बायोटिन, NC कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है डी मिथाइल मेलिनाइल को। अब ये जो डी मिथाइल मेलिनाइल को इसकी आइसोमेराइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रेसिमेज, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, ये एल मिथाइल मेलिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर एल मिथाइल मेलिनाइल कोए जो होता है हमारे पास ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज इनटू सिस्टिनाइल कोए। अब ये जो अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक कोएंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम B12, ठीक है। कोएंजाइम B12 का हमारे पास विटामिन B12 का हमारे पास कोएंजाइम फॉर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीएडेनोसाइल कोबालअमीन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जो सिस्टिनाइल कोए है हमारे पास ये फिर TCA साइकिल का पार्ट होता है, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। वहाँ पे ये फिर जाता है, यहाँ पे वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये जो विटामिन B12 है अगर हमारे पास ये ना होगा क्या कि हमारे पास जो और चेन फैटी एसिड्स है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन की। अच्छा, तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं हमारे पास ये हमारे पास इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होती, रादर इसकी जो होती वो पर ऑक्सीजोम्स में होती है। रीज़न क्या है कि इनका जो एंजाइम सिंथेटेज है ये जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है इनको एक्टिवेट कराने के लिए एंजाइम सिंथेटेज होता है जो कि कोए के साथ इसमें कोई ग्रुप ऐड करवाता था। तो इसके लिए इसका जो सिंथेटेज एंजाइम होता है वो हमारे पास मौजूद होता है पर ऑक्सीजोम्स में, ठीक है। वही पर ऑक्सीजोम्स में होगा और फिर वही स्टेप्स होंगे, बस डिफरेंस ये है कि इसका जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो हमारे पास पेरोक्सिसोम में होंगे। रीज़न क्या है कि इसका सिंथेटेज एंजाइम जो है हमारे पास वो पेरोक्सिसोम में मौजूद है, वो हमारे पास साइटोसोल में मौजूद नहीं है। एडिशनल इसमें एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वही ऑक्सीडेशन होगी पहले, फिर हाइड्रेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी और फिर क्लीवेज होगा। बट इसके जो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन में यहाँ पे भी FADH2 ही प्रोड्यूस होगा बट और यहाँ पे NADH2 ही होगा और यहाँ पे एंड में हमारे पास एसिटाइल कोए और जो फैटी एसाइल कोए है वो निकल आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमारे पास ये जो FADH2 है ना ये हमारे पास एनर्जी में यूटिलाइज नहीं होता, ये जो है ये हमारे पास एनर्जी सोर्स नहीं है। रादर यहाँ का जो FADH2 होता है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बनाता है H2O2, ठीक है। फिर ये जो H2O2 होता है हमारे पास ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास इसमें और जो बाकी जिनकी जो फैटी एसिड सिंथेसिस थी, सॉरी जो बीटा ऑक्सीडेशन थी उसका डिफरेंस ही यही है। ओके, अब शॉर्ट और मीडियम चेन का हमारे पास क्या है कि देखो वो हमारे पास लॉन्ग चेन की बात हो रही थी, ठीक है। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और लॉन्ग चेन की सैचुरेटेड इवन नंबर वो सब, तो वो सब उन सब के लिए था कि उनके लिए कार्बोटाइन शटल रिक्वायर्ड था क्योंकि वो उनका जो असाइल ग्रुप था वो इस तरीके से असाइल ग्रुप था कोए के साथ था तो वो इसलिए एंटर नहीं कर सकता था, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता था। अब हमारे पास बात आती है शॉर्ट और मीडियम चेन की। शॉर्ट और मीडियम चेन के लिए कार्बोटाइन शटल यूटिलाइज नहीं होता क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं तो इसलिए डायरेक्टली इनका जो असाइल ग्रुप होता है वो ईजिली हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये लोग हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाते हैं। और ये जो अभी जो मैंने प्रोसेस बताया पूरा बीटा ऑक्सीडेशन का वो इनके लिए भी वैसे ही कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 होता है वो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यील्ड करता है, एक FADH2 हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यील्ड करता है और एक एसिटाइल को हमारे पास टोटल 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यील्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, अब अगर हमें ये बात करनी कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि कितने साइकिल एक जो फैटी एसिड है उसमें कितने साइकिल रिक्वायर्ड होंगे उसकी कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, वेयर N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल हम पाल्मिट्रेट लेते हैं, पाल्मिट्रेट में हमारे पास कितने 16 कार्बन कंपाउंड है वो, ठीक है। तो ये 16 इधर आ गया, 2 - 1 2 1 2 8 8 -1 टोटल 7। तो टोटल पाल्मिट्रेट की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए टोटल हमारे पास 7 साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी यील्ड। अब 7 साइकिल में कितनी एनर्जी यील्ड करेगा
देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की कि बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास हर एक स्टेप में हमारे पास दो एसिटाइल ग्रुप, दो कार्बन के फ्रेगमेंट, सॉरी एक एसिटाइल ग्रुप या दो कार्बन के फ्रेगमेंट हटते जाएंगे। तो ये देखिए 16 था, फिर ये 14 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया एंड देन 2। अब हमारे पास क्या है कि एक साइकिल में एक FADH2 था, एक NADH2 था और एक ही हमारे पास एसिटाइल कोए था। बट एक एसिटाइल कोए कितने मॉलिक्यूल के बराबर है? 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के। तो यहाँ पे इसे हमने इसको 12 ATP लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या बात की कि टोटल 7 साइकिल है, ठीक है। अब हर 7 साइकिल में टोटल कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADP होंगे? 7 ही होंगे। NADP हमारे पास कितने होंगे? 7 ही होंगे। फिर हमारे पास FADH2 हमारे पास कितने होंगे? 7 ही बनेंगे। और एसिटाइल कोई कितने बनेंगे? वो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिटाइल कोई भी हमारे पास 7 ही बनेंगे। अब हमारे पास क्या है, जो NADPH2 है ये 7 है, तो 7 कितने, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना रहा है? 3 बना रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। FADH2 कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना रहा था? 2 बना रहा था, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। और जो एसिटाइल को है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना रहा था? 12। तो ओके, तो देखिए यहाँ पे जब 7 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 21 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आ गए। 7 FADH2 हमारे पास कितना आ गया? 14 आ गया। और जो एसिटाइल कोए से हमने क्या कहा कि एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यील्ड कर रहा था। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 96। अब जब इन सबको ऐड किया तो हमारे पास कितने आ गए? 131 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब होता क्या है हमारे पास, ऊपर जब हम फैटी एसिड को जब हम एक्टिवेट करवा रहे होते हैं कोए के साथ, तो हमारे पास वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP उधर यूटिलाइज हो जाते हैं। तो जब इसको हम टोटल से माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे? 129 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो हम क्या कहेंगे कि भाई पाल्मिटेट की बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज हुए? 129 मॉलिक्यूल ऑफ ATP।